नमस्कार दोस्तों, देखिए आज की वीडियो आधुनिक भारत का सीरीज यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, यानी कि आधुनिक भारत में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे 15वीं 16वीं शताब्दी का पुनर्जागरण। यानी कि आज का जो वीडियो है वो सबसे पहले है कि मतलब आधुनिक भारत किस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि 15वीं 16वीं शताब्दी का पुनर्जागरण क्या है, किस तरह से यूरोपीय कंट्री भारत में एंट्री किए, किस तरह से यूरोपीय कंट्री भारत में आए। ठीक है, और क्या रीजन है कि कंपनी जो है, देखिए अगर बात करें तो पुर्तगाल, फ्रांसीसी, डच, ब्रिटिश, ये सब कंपनियां भारत में एंट्री की है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर उस कंपनी का प्रभुत्व देखें तो ब्रिटिश कंपनी जो प्रभुत्व था वो भारत में सबसे ज्यादा था। क्या रीजन है इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर आगे की वीडियो में भी बताएंगे। देखिए, और बात करें 15वीं 16वीं शताब्दी के पुनर्जागरण का, देखिए पुनर्जागरण में अगर देखें तो यूरोपीय कंट्री जो है, यानी कि पश्चिमी यूरोपीय कंट्री जो है, उसमें उन कंट्रियों में पुनर्जागरण का भावना जगी। ठीक है, यानी कि नए नए तकनीकों का खोज करना, नए नए विकास करना, व्यापार के मामले में पुनर्जागरण की अंदर क्यूरियोसिटी मिली। ठीक है, यानी कि किस तरह से व्यापार को अपना बढ़ाया जाए। इस तरह से अगर देखा जाए तो ये जो यूरोपीय कंट्री है, यानी कि पुर्तगाल, फ्रांस, ब्रिटिश, ये जो सभी कंपनियां हैं भारत में आती है। भारत में आने का रीजन ये है कि एशिया का जो भी, यानी कि एशिया का अगर प्राचीन देखा जाए तो एशिया का व्यापार प्राचीन काल से ही यूरोपीय कंट्री से होता था। यानी कि प्राचीन काल से ही एशिया का सामान, एशिया का व्यापार यूरोप से होता था। तो उसी में 15वीं 16वीं शताब्दी के पुनर्जागरण के अंतर्गत यूरोपीय कंट्री भारत आती है, जिसमें वास्को डी गामा के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये होता है पुनर्जागरण की भावना। अब देखते हैं यूरोपीय कंपनी का आना, यानी कि यूरोपीय कंपनी भारत में किस तरह से आती है। तो मैंने बताया कि जैसे वास्को डी गामा आते हैं, इस तरह से वास्को डी गामा आते हैं। वास्को डी गामा के आने के बाद अपना व्यापार करते हैं, मतलब कि यहाँ से व्यापार करते हैं, व्यापार करके जो भी यूरोपीय कंट्री में ले जाते थे वहां से 3 गुना उनको फायदा उठाता है। तो इस तरह उन वास्को डी गामा और वो पुर्तगाली कंपनियों को देखते हुए जो आसपास की कंट्री थी उनके अंदर कंपटीशन बढ़ गया पुर्तगालियों को देखते देखते। तो उसी कंपटीशन को देखते हुए भारत में ब्रिटिश आते हैं, डच आते हैं, फ्रांसीस आते हैं, डेनिश आते हैं। ये सब कंपनियां भारत आती हैं जो कि कंपटीशन को देखते हुए। अब देखिए, अब बात करते हैं कंपनी तो हर देश की है, जैसे कि फ्रांस की भी कंपनी है, ब्रिटिश की भी कंपनी है। कंपनी की अगर बात किया जाए तो पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले आती है। ठीक है, पुर्तगाली कंपनी जो है 1498 में आती है, और वहीं ब्रिटिश कंपनी को देखा जाए तो 1600 में आती है। लेकिन इन कंपनियों को अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रभुत्व होती है तो आपकी ब्रिटिश कंपनी की। क्या रीजन हो सकता है इसके बारे में यहाँ पर ये देखेंगे। उसके बाद फ्रांसिस भी आते हैं, फ्रांस कंपनी भी आती है जो कि 1616 के बाद आती है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कंपटीशन देखा जाए तो फ्रांस और ब्रिटिश कंपनी के अंदर आती है। देखिए, अगर बात करते हैं ब्रिटिश कंपनी की, तो ब्रिटिश कंपनी का जो था ये एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, और वहीं अगर फ्रांस की देखा जाए तो फ्रांस जो है ये कंपनी ना होकर ये सरकार के द्वारा भारत में लाई गई थी। यानी कि इसका जो भी डोमिनेंस था वो इसका फ्रांस गवर्नर थी। और ये जो ब्रिटिश कंपनी जो थी, ब्रिटिश कंपनी एक कंपनी थी जो कि यहाँ पर इसका ब्रिटेन में इसकी सरकार बैठी थी। और सरकार मतलब कि कंपनी को बोलती थी कि आप मुझे कैसे भी व्यापार करो, व्यापार करके मुझे फायदा दो। तो ब्रिटिश कंपनी दक्षिण एशिया यानी कि भारत में गई, चाइना गई, म्यांमार गई, थाईलैंड पे अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इस तरह से स्थापित करने के फलस्वरूप इन सभी देशों से टैक्सेस लेती थी और टैक्स लेके अपने देश को देती थी, यानी कि आर्थिक बढ़ाती थी। उसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बदले में ये बोलती थी कि अगर जब भी मुझे सैनिक की जरूरत पड़ेगी, आर्मी की जरूरत पड़ेगी, तो ब्रिटिश सरकार इसको प्रोवाइड करती थी। तो ये था मतलब कि ब्रिटिश कंपनी है और ये सरकार है। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं था। फ्रांस की सरकार ने भारत भेजा था, जिसमें इसमें आते हैं एक डुप्ले, इनका कूटनीति भी पढ़ा जाएगा, डुप्ले, जो कि इनका सबसे महत्वपूर्ण ये गवर्नर आते हैं फ्रांस से। देखिए, अब पढ़ते हैं। जैसे आधुनिक भारत को पढ़ेंगे तो आधुनिक भारत को 2 खंडों में बांट देंगे। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है इसको 2 खंडों में बांट देंगे तो उसमें सुविधा रहेगी पढ़ने के लिए। सबसे पहले अगर देखते हैं तो 1746 से 1858 तक देखेंगे,
और 1858 के बाद 1947 तक, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड है ये आधुनिक भारत को पढ़ने में सुविधा देता है, ठीक है। अब देखिए 1746 से 1758 के बीच में ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश यानी कि यूरोपीय कंट्री जो है, जैसे ब्रिटिश हुआ, फ्रांस हुआ, पुर्तगाल हुआ, ये भारत में किस तरह से आए, किस तरह से अपने प्रभाव को स्थापित किए भारत में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपको ब्रिटिश प्रभाव में। बारे में बात करते हैं नीतियां। जब ब्रिटिश आते हैं तो वो अपने नए नए नीतियों के साथ होते हैं कि कौन सी नीति लागू किया जाए और कौन सी नीति के माध्यम से भारत से ज्यादा में सामान यूरोप कंट्री में पहुंचाया जाए, ठीक है। तो ये नीतियां लाते हैं जो कि अपना कृषि पे भी अपना लगाते हैं, उद्योग पे, परिवहन पे, ये सभी इन सभी सेक्टरों पे अपना नीतियां लागू करते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में नए नए कानून लाते हैं। उसके बाद शिक्षा पे भी ये महत्व देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सब जो ब्रिटिश सरकार कर रही है, यानी कि ये जो सब है यूरोपीय कंट्री कर रही है, तो इसके फलस्वरूप इंडियन की प्रतिक्रिया क्या होगी उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। यानी कि जब कोई भी किसी को अगर डोमिनेट करने का कोशिश करता है ना, तो उसको वो मतलब वो ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता, उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी भरी रहेगी वो एक दिन निकलेगी। तो उसी में होती है जो कि इंडियन की ये जो प्रतिक्रिया होती है, यानी कि भारतीय की जो प्रतिक्रिया होती है, इसमें दो तरह से होती है। पहले करेंगे मतलब कि अगर कोई किसी को प्रताड़ित कर रहा है तो क्या कर सकता है, आंदोलन कर सकता है, जो कि आंदोलन हिंसक हो सकता है और शांति हो सकता है, दो तरह से हो सकता है। तो अशांति आंदोलन का देखेंगे तो मेन मुख्य रूप से आ जाएगा आपका 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति जिसमें कि सैनिक के द्वारा इसको स्टार्टिंग की जाती है, सैनिकों के द्वारा इसको शुरू की जाती है शांति आंदोलन में, ठीक है। शांति आंदोलन में देखेंगे, शांति आंदोलन में मुख्य रूप से तो मतलब कि महात्मा गांधी वाले चरण देखने को अच्छे से मिलेगा। इसमें भी अगर देख लेते हैं तो जो कि शिशु कन्या हत्या कैसे मतलब उसको रोका जाए, ठीक है। पुनर्विवाह का अधिनियम लाया जाता है। इस तरह का अधिनियम ला करके अपने आंदोलन को शांति से की जाती है। ये मिलेगा कब आपको 1746 से 1858 के बीच में। अब देखिए अब 1858 से 1847 के बीच में देखा जाए तो ये जो है इसमें कांग्रेस का उदय होता है। कांग्रेस यानी कि जब 1885 में इस्टेब्लिश होती है, कांग्रेस जो है 1885 में इस्टेब्लिश होती है, जो कि यह अंग्रेजों के द्वारा ही बनाई गई एक नीति के आधारित है, लेकिन उनको ही भारी पड़ी इस तरह से। तो देखिए 1858 से 1947 में कांग्रेस अपने राष्ट्रवाद का सबसे पहले नारा लगाया, ठीक है। राष्ट्रवाद का नारा लगाया, राष्ट्रवाद का आंदोलन दिया। उसमें ही प्रतिक्रिया में देखेंगे, प्रतिक्रिया के बाद देखेंगे गांधीवाद है, यानी कि भारत राष्ट्रीय आंदोलन में, यानी कि भारत को आजाद कराने में गांधी की भूमिका देखेंगे कि कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इनकी ये गांधीवादी बोलते हैं। अब देखिए अब आते हैं बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन जो कि 1905 में शुरू होता है और यहीं से देखिए बंगाल विभाजन में अंग्रेज के द्वारा एक ही नीति लागू किया था, फुटाल और राजपूत नीति। हिंदू मुस्लिम को यहाँ से बांटना स्टार्ट किए थे बंगाल विभाजन में। इसमें महत्वपूर्ण आ जाते हैं आपके एक्ट 1905 से 1935 के बीच में। ये जो एक्ट है ये महत्वपूर्ण है। 1905 हुआ, 1905 से 1935 जिसमें आपका 1919 का अधिनियम, 1935, ठीक है। ये जो है महत्वपूर्ण है। प्रभाव जो है ब्रिटिश जो है भारत में किस तरह से अपने प्रभाव को विस्तारित करते हैं। उससे पहले देखेंगे ये कि मुगलों का पतन आता है, ठीक है। यानी कि मुगल साम्राज्य में औरंगजेब था, जो कि औरंगजेब के समय से ही मुगलों का पतन माना जाता है, क्योंकि औरंगजेब के समय से ही इनके जो भी अधिकारी थे वो अलग अलग स्टेट में जाते थे और वहां पे अपना शासन करने लगते थे, अपना वर्चस्व निभाने लगते थे। वहां पर उनको अलग राज्य चाहिए होता है, ठीक है। तो इस तरह से औरंगजेब के समय में मुगलों का पतन माना जाता है, ठीक है। इसी टाइम में अगर देखा जाए तो कुछ नए राज्य उभर कर आते हैं, जिसमें बंगाल आता है, पंजाब भी आ जाते हैं, अवध आ जाता है, सिंध आ जाएगा, आपका राजस्थान वाला एरिया आ जाएगा, मराठा का साम्राज्य आ जाएगा, हैदराबाद आ जाएगा, ये कर्नाटक आ जाएगा, कर्नाटक के बाद मैसूर आ जाएगा। ये सब जो राज्य है ये नए नए राज्य उभर कर आए और इसी नए राज्य में ब्रिटिश का आगमन होता है।
और इसी तरह से ब्रिटिश जो है अपने पहले स्टेप बाय स्टेप, यानी कि पहले एक राज्य में वहां पर अपना यानी कि समुद्री किनारों पर जैसे समुद्री किनारों पर आते हैं और समुद्री किनारों पर आने के बाद उन राज्यों से संपर्क करते हैं और वो वहां का जो पोर्ट होती है वो किराए पे ले लेते थे, लीज पे ले लेते थे व्यापार करने के लिए। कौन? ब्रिटिश। ठीक है, तो इस तरह से ये जो राज्य है बंगाल, पंजाब, अवध, सिंध, राजस्थान, ये सब जो है ये नए नए राज्य उभर के आए। ठीक है, बंगाल में आज आपके निजाम का शासन हो जाता है। ठीक है, पंजाब में रणजीत सिंह को देखने को मिलेगा, अवध में जाट का प्रभुत्व देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये सिंध वाला क्षेत्र जो है ये वाला एरिया जो थोड़ा पाकिस्तान में आ जाएगा। राजस्थान में आपका मराठा में आपको मिल जाएंगे, हैदराबाद में निजाम का शासन प्रशासन मिलेगा, कर्नाटक की युद्ध मिल जाएगा आपको, कर्नाटक की युद्ध प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जो कि यह महत्वपूर्ण है, जो कि इसी समय में आपका फ्रांस और अंग्रेज का युद्ध देखने को मिलता है। कर्नाटक के युद्ध में ही हैदराबाद के जो निजाम और कर्नाटक के जो शासक है इनके बीच में युद्ध देखने को मिलता है। आपके मैसूर से टीपू सुल्तान मिल जाएंगे, यानी कि ये जो स्टेट है ये अपने ये जो स्टेट उभर का है और ये स्टेट के जो राजा थे वो अपने राज्य के लिए एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे। ठीक है, अब देखते हैं राजनीतिक दशा, यानी कि क्या रीजन है भारत के राजनीतिक दशा में कि भारत पर अंग्रेजों का इतना आधिपत्य हो गया। तो सबसे अगर बात कर लेते हैं एकता की कमी, यानी कि ये जो सभी राज्य थे बंगाल, पंजाब, अवध, सिंध, राजस्थान, ये जो राज्य थे ये केवल अपने राज्य में तो प्रभुत्व करना चाहते थे, लेकिन जो उनके पड़ोसी राज्य थे उन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। इसलिए ब्रिटिश जो है अलग अलग इंडिविजुअल स्टेट पर आते हैं, यानी कि पहले आते हैं जैसे मैसूर में आते हैं, मैसूर पे आक्रमण करते हैं, मैसूर पे आक्रमण करने के बाद यहाँ को अपने साम्राज्य, यानी कि आक्रमण करने के बाद यहाँ का जो भी क्षेत्र होता है उनके फायदेमंद को वहां पर अपना अधिग्रहण करता है। अधिग्रहण करने के बाद कर्नाटक में डालते हैं, कर्नाटक में बेड़ा डालते हैं, कर्नाटक में बाद महाराष्ट्र के, गुजरात में, इस तरह से धीरे धीरे फैलते जाते हैं। बंगाल पर लास्ट में देखा जाए तो बंगाल पर जाते हैं, बंगाल पे। तो इस तरह से मतलब कि अपना ब्रिटिश जो अपना प्रभुत्व निभाते गए, जो कि किसी कमी से, एकता की कमी से, यानी कि इन सभी शासकों के बीच आपस में एकता नहीं थी। तो अब दूसरा अगर बात करें तो मराठा का अगर बात कर लेते हैं, ये मराठा, यानी कि इन जो सभी राज्यों में मराठा का अगर बात करते हैं तो मराठा जो है सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता था। मराठा जो है सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता था, इसलिए क्योंकि मराठा जो राज्य है ये सब जगह आक्रमण करता है। मैसूर पे भी आक्रमण करता है, मुगलों के साथ भी मराठा साम्राज्य लड़ता है, कर्नाटक के साथ भी युद्ध, जब कर्नाटक का युद्ध होता है तो मराठा का भी उसमें हाथ होता है। ये मराठा साम्राज्य जो है राजस्थान के राजाओं के साथ भी लड़ता है। तो इसमें देखेंगे तो मतलब कि मराठा को अगर देखेंगे तो मराठा हर राज्य से लड़ा हुआ है, जो कि इन सभी का फायदा उठाते हुए अंग्रेज भारत अपना डोमिनेशन स्थापित करते हैं, यानी कि राज्य करते हैं। ठीक है, अब विस्तार का अगर बात करें तो इसमें आ जाएंगे आपके कर्नाटक का युद्ध मिलेगा। कर्नाटक का युद्ध प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जो कि कर्नाटक का युद्ध होता है। ठीक है, हालांकि कर्नाटक का युद्ध जो है यह फ्रांस और ब्रिटिश के बीच होता है। ठीक है, लेकिन इसमें कर्नाटक का युद्ध है जो फ्रांस और ब्रिटिश के बीच होता है, लेकिन इसमें ये देखेंगे कि हैदराबाद का क्या रोल है, कर्नाटक का क्या रोल है, इस तरह से मराठा का क्या रोल है। इस तरह से ब्रिटिश जो है नेपाल, अफगानिस्तान, इस तरह से अपने क्षेत्र को बढ़ाते जाते हैं, लड़ते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, फाइनली अगर देखा जाए तो ब्रिटिश जो है बंगाल को विजय कर लेता है और इस तरह से अपना प्रभुत्व डोमिनेट करता है, प्रभुत्व। तो ये रहा आज का सीक्वेंस, यानी कि आधुनिक भारत में हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे। यानी कि सबसे पहले अगर देखें तो सबसे पहले 1745 से 1857, 1858 के बाद 1857 के बाद 1947 तक पढ़ते हैं। ठीक है, जो कि दो पार्ट में डिवाइड करती है। दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद ब्रिटिश का प्रभाव पढ़ते हैं, ब्रिटिश का नीतियां भी पढ़ते हैं, वो जो नीति लाते हैं उनके बारे में, भारतीय का प्रभाव क्या होता है, भारतीय की प्रतिक्रिया क्या होती है उसको पढ़ते हैं। और 1858 से 1747
1858 से 1947 के बीच में जो होती है कांग्रेस का प्रतिक्रिया, यानी कि कांग्रेस किस तरह से अपने राष्ट्र को आजादी दिलाने के लिए लड़ती है। उसमें गांधीवादी पढ़ते हैं कि गांधी किस तरह से योगदान देते हैं। मेन तो बंगाल विभाजन भी पढ़ते हैं, और कुछ एक्ट जो कि 1905 का एक्ट, 1947 का, जो कि महत्वपूर्ण एक्ट है, इस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विस्तार, यानी कि प्रॉपर अच्छे से पढ़ेंगे कि भारत में किस तरह से अंग्रेज आते हैं, किस तरह से यूरोपीय कंट्री आती है, किस तरह से अपने यूरोपीय कंट्री आने के बाद अपने भारत पर डोमिनेट करती है, राज्य करती है और स्थापित करती है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।